नाज़रीन, मेरा नाम है अनस मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नवाब अब्दुल समद खान और उनका यह ऐतिहासिक और आलिशान मकबरा, यह दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से भारत की पूरी राजनीति को हिलाकर रखा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर विधानसभा तक हर जगह इन दोनों नामों की गूंजें सुनाई दे रही है। इसके पीछे मेन वजह यही है कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के फतेहपुर के एक छोटे से इलाके के अंदर मौजूद इस ऐतिहासिक मकबरे के ऊपर भगवा झंडा लिए हुए कई लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए धावा बोल दिया था। इस मकबरे पर धावा बोलने वालों इन लोगों का दावा वही पुराना था कि जो अक्सर और भी जगहों के लिए किया जाता रहा है। मतलब यह है कि यह मकबरा एक मकबरा नहीं है, बल्कि यह तो हजारों साल पुराना एक ठाकुर जी का मंदिर है, जिसको अभी 2 या 3 दिन सदी पहले ही बदलकर मकबरा बना दिया गया है। इन लोगों ने इस ऐतिहासिक मकबरे के ऊपर सिर्फ दावा ही नहीं बोला, बल्कि अपने धार्मिक नारे लगाते हुए इस मकबरे के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। और तो और इससे जुड़ी हुई जो कब्र थी वहाँ पर भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि बाद में पुलिस ने 10 नामजद और 150 के करीब गैर नामजद मतलब के अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। यह जो 10 लोग हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इनका कनेक्शन BJP, बजरंग दल या इस तरह के बाकी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल संगठन के साथ बताया जा रहा है। और तो और एक बंदे का ताल्लुक अखिलेश यादव की सपा पार्टी से भी बताया गया, जिस बंदे को हालांकि बाद में सपा पार्टी ने अपने से बाहर कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने तो इसको बाबरी 2.0 करार दे दिया था। मतलब उनके मुताबिक जैसा 1992 में किया गया था, यह भी बिल्कुल उसी तरह की एक कोशिश है। मगर साथियों, इन तमाम चीजों के बीच में एक बड़ा सवाल जो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा और जिसका जवाब बाकी मीडिया में आपको मिला भी नहीं होगा। वो सवाल यह होगा कि आखिर यह नवाब अब्दुल समद खान थे कौन, इनका पूरा इतिहास क्या है और मुगलों के सबसे मशहूर और ताकतवर बादशाह मतलब कि औरंगजेब आलमगीर से इनका क्या कनेक्शन था। दोस्तों, नवाब अब्दुल समद खान 17वीं सदी के आखिरी में और 18वीं सदी के शुरुआत में मुगल एम्पायर के अंदर एक मनसबदार, एक गवर्नर या आप कह सकते हैं कि एक सिपा सालार हुआ करते थे। इतिहास में गहराई से ढूंढने के बाद इनके बारे में जो कुछ जानकारी मिलती है उससे यह पता चलता है कि इनकी फैमिली का ताल्लुक समरकंद से हुआ करता था। हालांकि इनकी खुद की पैदाइश आगरा के अंदर हुई थी, लेकिन इनकी जो तालीम थी, जो एजुकेशन थी, वो समरकंद से ही हुई थी। इनकी हाई लेवल एजुकेशन की वजह से ही इनको शेखुल इस्लाम का टाइटल भी दिया गया था। फिर ये हिंदुस्तान उस दौर में वापस लौट आए कि जब यहाँ पर बादशाह औरंगजेब आलमगीर का राज हुआ करता था। नवाब अब्दुल समद खान के फादर, जिनका नाम अब्दुल अहरार हुआ करता था, इतिहासकारों के मुताबिक वह एक मशहूर नक्शबंदी सूफी बुजुर्ग हुआ करते थे। बल्कि इनकी पूरी फैमिली का ही नक्शबंदी सिलसिले से एक लंबा और गहरा नाता रहा था। नवाब अब्दुल समद खान ने हिंदुस्तान वापस आने के बाद शुरुआती दौर में औरंगजेब आलमगीर के मुगल एम्पायर में मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी बड़ी पोजीशन पर काम किया था। लेकिन इस दौर में इनको ना तो कोई खास शोहरत मिली थी और ना ही कोई ताकत मिली थी। हालांकि कुछ सोर्सेस यह जरूर बताते हैं कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में भी इन्होंने पैलानी के फौजदार के रूप में काम किया था। जो इलाका आज के दौर के हिसाब से देखा तो यूपी में मौजूद बंदा के आसपास का इलाका था, लेकिन इनका जो असली राइज हुआ करता था, इन्होंने जो असल बढ़त बनाई वह बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मौत के बाद जब अगले हुक्मरान आए तो उनके दौर में बनाई। अगले हुक्मरानों के दौर में तो यह मुगलों के सबसे वफादार, ताकतवर और असरदार लोगों में गिने जाने लगे थे। 1713 में फिर मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने इनको लाहौर जैसे एक अहम सूबे का गवर्नर बना दिया। इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी था और वो मकसद यह था कि उस दौर के मुगलों के लिए जो सिखों की फौजें थी वो बड़ा चैलेंज बन रही थी। खासतौर से सिखों के इतिहास के एक मशहूर लीडर बंदा सिंह बहादुर मुगलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके थे। इसलिए गवर्नर बनने के बाद मुगल बादशाह ने नवाब अब्दुल खान से यह वादा भी किया था कि बंदा सिंह बहादुर को मुगलों के रास्ते से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। नवाब अब्दुल समद खान ने यह करके भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ धीरे धीरे सिखों की तरफ से उठने वाले तमाम बगावतों को कुचला, बल्कि फिर वो वक्त भी आ गया कि जब बंदा सिंह बहादुर को ही कैप्चर कर लिया गया और कैदी बनाकर गुलामों के सामने पेश किया गया। बल्कि अगर आप लोग किताबों पर नजर डालेंगे या दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि सिखों के इतिहास में नवाब अब्दुल समद खान को एक बड़े विलन के तौर
तौर पर देखा जाता है। नवाब अब्दुल समद खान ने 1713 से लेकर 1726 तक लाहौर गवर्नर की गद्दी संभाली और उसके बाद इनको मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया, जहाँ पर फिर ने ये अपनी मौत तक मतलब कि 1737 तक इसी पोजीशन पर बैठे रहे थे। इनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि मिलिट्री के मामलात में तो यह काबिल थे ही, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर के मामले में भी कहा जा सकता है कि यह काफी होशियार थे। आर्टर्स मतलब कि हुनरमंद लोगों की यह सरपरस्ती किया करते थे और इनके पूरे दौर में कश्मीर और पंजाब जैसे पूरे इलाके में अमन कायम रहा था। मतलब यह है कि इनके दौर में मुगलों के खिलाफ जितनी भी छोटी बड़ी बगावतें उठी थी उनको इन्होंने बड़ी ही सख्ती और कामयाबी के साथ कुचल डाला था और इस पूरे इलाके में मुगलों की हुकूमत को स्टेबल और मजबूत बनाए रखने के लिए हर काम किया गया था। 1737 में नवाब अब्दुल समद खान की मौत के बाद इनके इलाके भी इनके उसी बेटे जकरिया खान के अंडर में चले गए, ये जो पहले ही जम्मू और कश्मीर के इलाके मुगलों के अंडर में गवर्नर करते आ रहे थे। और माना जाता है कि इनके बेटे ने भी बिल्कुल इन्हीं की तरह ही मुगलों के खिलाफ उठने वाली सिख बगावतों के खिलाफ बिल्कुल वही सख्त पोजीशन जारी रखी थी। तो दोस्तों ये थी उन नवाब अब्दुल समद की पूरी कहानी, जिनके मकबरे को लेकर 300 साल बाद अब भारत में गदर मचा हुआ है। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसमें कुछ भी बात कही गई हो किसी मजहब या रिलीजन को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। अगर कुछ बात हमने गलत कह दी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।